नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसका अध्याय 2, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो भी राज्य था, साम्राज्य था, उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नए राजवंशों का उदय, राज्यों में प्रशासन, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध और चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। ठीक है, तो ये टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार और योद्धा सरदार थे। तो जो 7वीं शताब्दी थी उस समय तक हमारे इस उपमहाद्वीप में बड़े बड़े जमींदार थे, योद्धा सरदार थे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में। ठीक है, देखिए दक्कन में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। तो दक्कन में यानी दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक में चालुक्य राजवंश था, उनके अधीन थे, यानी उनके नियंत्रण में काम करते थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट सरदार ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका था। तो 8वीं शताब्दी के बीच में दंती दुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ था, यानी जमींदार था। तो उसने चालुक्य जो राज्य था उसको उखाड़ दिया, यानी चालुक्य राजवंश को समाप्त कर दिया और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कर दी थी। किसने? दंती दुर्ग ने। इनका नाम याद रखना आपको। गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र और कदम मयूर शर्मन ब्राह्मण थे, जिन्होंने क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया था। तो गुजर प्रतिहार राजवंश था, उसका राजा हुआ हरिश्चंद्र, और कदम वंश का राजा था मयूर शर्मन। ये दोनों ब्राह्मण थे और इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। राज्यों में प्रशासन। अब हम पढ़ेंगे राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था। इनमें से कई राजाओं ने महाराजा अधिराज यानी राजाओं के राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो उपमहाद्वीप में जो राजा हुए थे इन्होंने महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्तन जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण की थी। उपाधि का मतलब होता है अपने आप को एक टाइटल देना। ठीक है, इनमें से कई राजा अक्सर अपने सामंतों के साथ साथ किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संघों के साथ सत्ता साझा करते थे। तो इनमें से कई राजा थे जो अपने सामंत, किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपनी सत्ता को चलाते थे। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों से भूमि लगान के रूप में राजस्व वसूला जाता था। तो जो राजस्व था यानी जो कर था, टैक्स था, वो कौन देते थे? किसान, पशु पालने वाले, कारीगर और व्यापारी, ये सभी जो है वो कर देते थे। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्ति और भूमि अनुदान। देखिए प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति जो शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। ठीक है, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। देखिए प्रशस्तियों में उस छवि को राजा दर्शाया जाता था जो राजा अपने बारे में प्रस्तुत करना चाहते थे। तो जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी उसमें राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती थी। ठीक है, तो राजा की जो अच्छी बातें होती थी उन सबको उसमें लिखा जाता था। इनकी रचना विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी जिन्हें भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया गया था। तो जो प्रशस्ति थी इनको लिखने का कार्य जो ब्राह्मण होते थे इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो ब्राह्मण थे जो प्रशस्ति लिखते थे तो राजा इनको प्रसन्न होकर के भूमि दान में दिया करते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। तो 12वीं शताब्दी में एक काव्य लिखा गया था संस्कृत भाषा में। देखिए वो काव्य जो है वो राजतरंगिणी है और इसकी रचना कल्लड़ के द्वारा की गई थी संस्कृत भाषा में।
ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा गया था। अब इस राजतरंगिणी में लिखा क्या था, जो कश्मीर के शासक थे उन सब के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध, जो धन प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये 3 पक्षों में लड़ाई हुई थी, इस कारण ये लिखा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। गंगा घाटी का शहर कन्नौज उस समय का एक महत्वपूर्ण शहर था। ठीक है। तो जो गंगा घाटी में स्थित एक शहर था कन्नौज, तो वहीं उसी को लेकर के 3 पक्षों के मध्य आपस में लड़ाई हुई थी। अब हम देखते हैं वो 3 पक्ष कौन से जो आपस में लड़े थे। देखिए, सदियों से कूजर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के शासक कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है। तो सदियों से यानी लंबे समय से गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंश थे, वो कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो 3 पक्ष थे, इसलिए इसका नाम ही रख दिया त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं सुल्तान महमूद गजनी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने 1997 से 1030 तक शासन किया था, ने लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर सहित अन्य धनी मंदिरों को निशाना बनाया था। तो जो अफगानिस्तान का महमूद गजनी था, इसने ठीक है भारत पर कई बार आक्रमण किया था और एक सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उसको इसने लूटा था। ठीक है, इस पर भी आक्रमण किया था और भारत में बहुत सारे मंदिर थे जिन पर इन्होंने आक्रमण किया था। सुल्तान महमूद ने इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने का कार्य अल बेरूनी नामक विद्वान को सौंपा था। तो सुल्तान महमूद जब भारत आए थे तो उनके साथ अल बेरूनी नामक एक कवि भी आए थे। ठीक है। तो जो अल बेरूनी थे, इन्होंने अरबी भाषा में किताब अल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। तो अल बेरूनी जो थे, इनको भारत में वो छोड़ गए थे और इनसे कहा तुम यहाँ की जो भूगोल है, ठीक है, यहाँ के बारे में एक किताब लिखो। तो उन्होंने अरबी भाषा में बुक लिखी थी जिसका नाम है किताब अल हिंद। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चाहमान, जिन्हें हम चौहान भी कहते हैं। दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन करने वाले चाहमानों या चौहानों ने विस्तार करने का प्रयास किया। पश्चिम और पूरब पर उनका नियंत्रण है। ठीक है। तो दिल्ली और अजमेर के आसपास जो चौहान थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया था। गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहडवालों ने उनका विरोध किया था। तो जो गुजरात में चालुक्य वंश था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहडवाल जो थे, उन्होंने चौहानों का विरोध किया था। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज III, जो 1168 से 1192 में हुए थे, उसने अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी को 1991 में हराया, लेकिन 1992 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है। तो चौहानों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान का एक शासक था मोहम्मद गौरी, इसको हराया था पहली बार। तो 1991 में तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया था। ठीक है। तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, इसलिए इसको बोलते हैं, पहले 1991 में जो हुआ था इसको बोलते हैं प्रथम तराइन का युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, यानी 1 साल बाद ही हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बंदी बनाकर अपने साथ वो अफगानिस्तान ले गए थे। ठीक है। एक मूवी भी आई है इस पर, पृथ्वीराज चौहान करके, टाइम मिले तो उसको भी देखना। अब हम पढ़ेंगे चोल राज्य। दक्षिण भारत का एक चोल वंश हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। चोल कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। जो चोल थे वो चोल कौन थे? सरदार, योद्धा सरदार थे। ठीक है। जमींदार योद्धा सरदार थे और ये कांचीपुरम में पल्लव राजवंश था, उनके यहाँ पर काम करते थे। उरियार के चोल परिवार
ने विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुट्टियारों को हराया और कावेरी डेल्टा पर अपना अधिकार जमाया। वहां पर तंजावुर शहर और निसम सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। तो चोल जो राजवंश है इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो है विजयालय ने एक तंजावुर शहर है उसको बसाया था और निशुम सूदिनी देवी का मंदिर भी इनके द्वारा बनाया गया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव क्षेत्रों और अपने पड़ोसी क्षेत्रों को जीता था। तो जो विजयालय के उत्तराधिकारी हुए थे उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीता था। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजराज प्रथम को माना जाता है। जो चोल वंश है उसका सबसे शक्तिशाली राजा राजराज प्रथम हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। भव्य यानी विशाल बड़े बड़े मंदिर और कांस्य की मूर्तियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर मूर्ति कला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, तो राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए थे और बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ बनवाई गई थी। ठीक है, जो विश्व प्रसिद्ध है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल काल की जो कांस्य की मूर्तियां बनाई गई थी वो पूरे विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां थी। ठीक है, उसको बनाने की एक विधि थी जो चोलों के द्वारा मूर्ति बनाई जाती थी, उसको बोलते हैं लुप्त मोम विधि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कृषि और सिंचाई के बारे में। ठीक है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। तो दक्षिण भारत की एक नदी है जिसका नाम है कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इन शहरों से पानी कृषि विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक नमी प्रदान करता है। कई क्षेत्रों में कृषि के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया और भूमि को समतल कर दिया गया है। तो खेती के लिए भूमि को साफ कर दिया गया है। वर्षा जल एकत्र करने के लिए कुएं खोदे गए और टैंक बनाए गए थे। ठीक है, तो उस समय जो है वर्षा का जल एकत्र करने के लिए कुएं खोदे गए थे, बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। सिंचाई कृषि के प्रसार के साथ उर कहे जाने वाले किसानों की बस्तियां समृद्ध हो गई। ठीक है, तो खेती को सिंचाई मिल गई तो किसानों को अधिक उपज उत्पन्न होने लगी। तो जो किसान थे वो बहुत ही समृद्ध हो गए थे। गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो जो गांवों का समूह होता था उसको नाडु कहा जाता था। ये पूछा जाता है कि नाडु किसे कहते हैं, तो गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और जो ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने के कार्य करते थे। ठीक है, और बेल्लाल जाति के धनी किसान चोल की केंद्रीय सरकार के निर्देशन में नाडु के मामलों पर काफ़ी नियंत्रण था। तो किसान थे बेल्लाल जाति के, तो चोलों के समय में उनका जो है काफ़ी सरकार में काफ़ी हस्तक्षेप था। जो राजवंश था, राजा था वहाँ का जो। ठीक है, चोलों के समय में चोलों की जो राजनीति थी उसमें बेल्लाल जाति के किसानों ने बहुत हस्तक्षेप किया था। चोल राजाओं ने कुछ धनी भूस्वामियों को सम्मान के प्रतीक के रूप में मुवेंद बेलन, 3 राजाओं की सेवा करने वाला एक बेलन या किसान, अरियार, मुखिया जैसी महत्वपूर्ण उपाधियां प्रदान की और केंद्र में महत्वपूर्ण राज के पद सौंपे थे। ठीक है, तो चोल राजा थे, उन्होंने धनी भूस्वामी जो बड़े बड़े जमींदार थे, सरदार थे, इनको बड़ी बड़ी उपाधियां दी थी। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।